गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे इस्लाम का उदय और विस्तार। इसमें हमने पढ़ा था अभी तक खलीफाओं का किस प्रकार से शासन चला। उसके बाद धीरे धीरे जो कुरैशी वंश थे उसमें एक समृद्ध वंश आया, उम्मयद वंश। और इस उम्मयद वंश का दूसरा दौर था जो इस्लाम धर्म का, वो चला और इन्होंने राजतंत्र को केंद्रीकरण करने का प्रयास किया। आज हम इसी को पढ़ेंगे, उम्मयद वंश में किस प्रकार से राजतंत्र को केंद्रीकरण किया गया। बड़े बड़े क्षेत्रों पर जैसे जैसे विजय प्राप्त होने लगी इन लोगों को, जो उम्मयद वंश के लोग थे, उन्होंने मदीना में स्थापित खिलाफत जो थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी और उनका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उम्मयदों ने अपने बहुत सारे राजनीतिक उपाय भी किए इसके लिए। इन्होंने अपनी भीतरी जो सत्ता थी उसको सुदृढ़ किया। पहला उम्मयद था खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाई और फिर बांजेटाइन जो साम्राज्य था उसको राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को इन्होंने धीरे धीरे अपनाया और उसमें इन्होंने अपने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा को भी प्रारंभ किया। प्रमुख मुसलमानों को भी इन्होंने मनाने का प्रयास किया और अपने पुत्र को वारिस स्वीकार करने का भी इन्होंने कार्य करवाया उन लोगों से। इसके बाद जो खलीफा थे उन्होंने कुछ नवीन परिवर्तन भी किए। इस कारण से ही इन्होंने जो उम्मयद जो वंश था वो 90 वर्ष तक चला और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में रहे इस वंश के जो लोग थे। उम्मयद राज अब तक राज साम्राज्यिक जो शक्ति थी वो बन चुकी थी, इनकी बढ़ चुकी थी। सीधे इस्लाम पर ये आधारित नहीं थे बल्कि शासन कला और सीरियाई जो सैनिक थे वफादारी के बल पर ये जो पूरा साम्राज्य था इस्लाम का, ये इस उम्मयद वंश के कारण चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार थे, इसके अलावा जरतुश लिपिक थे, यानी कि इनके जो अधिकारी थे छोटे छोटे वो दूसरे धर्म के भी थे, ईसाई भी थे और जरतुश धर्म के भी थे। क्योंकि ये बांजेटाइन जो राज्य था वो ईसाई धर्म का था, शशानी जो राज्य था वो जरतुश का था, तो यहीं के लोगों को इन्होंने अपने राजनीति में अपने साथ प्रवेश करवाया और इसी कारण से इनका जो कार्य था वो सही से चल रहा था। इस्लाम उम्मयद शासन की वैधता प्रदान करता था, यानी इस्लाम को भी मानता था और दूसरे लोगों को अपने साथ में कार्य करवाता था। उम्मयद जो लोग थे, वंश के लोग थे, वे हमेशा एकता के अनुरोध करते थे कि हम एक रहें। विद्रोही जो इस्लाम के विद्रोह जो कोई कर रहा था उसको इस्लाम के नाम पर दबाने का प्रयास करते थे, उसको रोकते थे और इन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मलिक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों में मजबूती से बल दिया। अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई वो अरबी को प्रशासन को भाषा के रूप में अपनाने का कार्य किया। इस्लामी सिक्कों पर भी इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के जो दिरहम चलते थे वो रोमन और जो ईरानी जो सिक्के थे, दिनारियस और दाखरमा, इनकी अनुकृति ही थे, यानी उनकी नकल ही थे, जिन पर सलीब और अग्नि देवी के चिन्ह बने हुए थे। यूनानी और पहलवी ईरान की जो भाषा थी उसमें लेख अंकित होते थे उस समय, और इन चिन्हों को हटा करके इन्होंने बाद में सिक्कों में अरबी भाषा का प्रयोग किया। और अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डॉम ऑफ रॉक भी बनवाया, जो ऊपर आपके चित्र दिया हुआ है इसमें, उसकी आकृति बनवाई इन्होंने। इस तरह से अरब इस्लामी पहचान के विकास में इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए इस उम्मयद वंश ने। और नीचे जो चित्र में जो कुछ सिक्के दिखाए गए हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 3 सिक्के बताए गए हैं उसमें सबसे पहला जो सिक्का था वो बांजेटाइन का सोने का बना हुआ सॉलिडस, जिसने सम्राट था हेराक्लिस, उसके 2 पुत्रों को दिखाया गया है। यानी उस समय के सिक्के थे कि उसमें राजा के ही चित्र चलते थे। उसके बाद जो ये दूसरा सिक्का दिखाया गया है उसमें अब्द अल मलिक ने अपने नाम पे सिक्का ढलवाया है और उसके बाद वालों में और सिक्के में परिवर्तन हुआ। जो अंतिम जो सिक्का बताया इन्होंने कि इसमें सिर्फ अल्लाह लिखा जाता है और अल्लाह के आधार पर ही उसको लोगों को बताया गया कि सिर्फ एक अल्लाह ही ईश्वर है। और इस प्रकार से उम्मयद वंश ने सिक्कों में परिवर्तन किया जिसके कारण इनकी सत्ता बहुत समय तक बनी रही।